डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट डोना में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है यूट्यूब में जो वीडियो सर्च करते हैं वो कैसे हमारे सामने आ जाती है? बैंक में करोड़ों लाखों लोगों का ट्रांजैक्शन होता है, वो कहाँ जाके सेव होता है? फेसबुक में वीडियो, इंस्टाग्राम में फ़ोटो कहाँ जाके सेव होती हैं? जी हाँ, उसका उत्तर है डेटा सेंटर। आज की वीडियो में समझेंगे डेटा सेंटर होते क्या है, डेटा सेंटर काम कैसे करता है, डेटा सेंटर कोई ऐसी नीड बढ़ी क्यों, डेटा सेंटर कमाता कैसे है, गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए कौन सी पॉलिसी लाई, और फाइनली हम जानेंगे कि डेटा सेंटर ने कितने सीजीआर की और उससे ग्रोथ की और उसमें कौन कौन से प्लेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, डेटा सेंटर को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि आप मानिए इंटरनेट हमारा पोस्ट मास्टर है। वो पोस्ट मास्टर की तरह हमारी इन्फॉर्मेशन लेकर कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों क्या होता है? लेटर सेग्रीगेट होते हैं। उसके बाद जो लेटर क्या होता है, हमारे फिक्स स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जब इंटरनेट हमारी इन्फॉर्मेशन को डेटा सेंटर में पहुंचाता है तो वो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे को डेटा शो करता है। तो पोस्ट ऑफिस हमारा क्या हुआ? डेटा सेंटर हुआ। दोस्तों, डेटा सेंटर डिजिटल इंडिया का बैकबोन है, डिजिटल इंडिया का दिल है। जब बैकबोन सही नहीं तो काम नहीं होता, जब दिल सही नहीं तो कुछ चीज़ नहीं चलती। उसी प्रकार अगर डेटा सेंटर काम नहीं करेगा किसी भी कारण से, तो ना तो हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना तो हम सर्चिंग कर सकते हैं, बैंकों का काम बंद हो जाएगा, मार्केट का धंधा बंद हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है डेटा सेंटर पे। डेटा सेंटर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। और उसके बाद हमें जानना चाहिए कि डेटा सेंटर हम प्रोड्यूस कितना करते हैं। दोस्तों, आपको दोस्त सोच कर चंबा होगा, हम वर्ल्ड का 20% डेटा प्रोड्यूस करते हैं। कितने परसेंट दोस्तों? 20%। आपको पता था ऐसे इन्फॉर्मेशन दोस्तों? नहीं पता थी ना। हम देश का, वर्ल्ड का 20% डाटा प्रोड्यूस करते हैं। और अचंभे की बात यह है कि हमारे पास केवल 3% डेटा सेंटर है। नीड इतनी है, डेटा सेंटर हमारे पास केवल 3% के हैं। ऐसी नीड बढ़ी क्यों? उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए किस किस ने जियो के सस्ते नेट का फ़ायदा उठाया है। मैंने तो भैया बहुत उठाया है। जब जियो ने सस्ता नेट प्रोड्यूस किया तो कंजप्शन बढ़ गया। एग्जाम्पल के रूप में 2014 में जो मंथली कंजप्शन था नेट का वो 0.27 GB था, जो 2024 में जाके हो गया 20.27 GB। जब इतना कंजप्शन बढ़ गया तो डेटा भी तो उस हिसाब से प्रोड्यूस होगा। जब डेटा प्रोड्यूस हो गया तो डेटा सेंटर भी चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई जिसको बोला गया नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, जिसमें गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया को डिजिटल ग्लोबल डेटा का हब बनाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तीसरा लक्ष्य था गवर्नमेंट को रोजगार की टेंशन थी, रोजगार को बढ़ाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल लाई जिसमें गवर्नमेंट ने 20 साल तक डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनियों को टैक्स में एग्जम्पशन दी। जब टैक्स में एग्जम्पशन मिली तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो साइड में सपोर्ट करने वाली कंपनियों की ग्रोथ बढ़ी। जब ग्रोथ बढ़ी तो रोजगार बढ़ा, और रोजगार बढ़ा तो देश की इकोनॉमिक बढ़ी। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई टारगेट है। इस गवर्नमेंट का टारगेट 2x हमें करना है डेटा सेंटर की कैपेसिटी। 2023 में डेटा सेंटर की कैपेसिटी 1 गीगावाट थी, जिसको 2026 में 2 गीगावाट करनी है, जो आगे और भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप रूप से इसकी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का टारगेट बना रही है। मतलब कितनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है? 2x करनी है। दोस्तों, फिर हम जानेंगे डेटा सेंटर ने कितने सीजीआर के रूप से ग्रोथ की है। डेटा सेंटर ने 22 से 28% की सीजीआर से ग्रोथ की है। कितने? 22 से 28% की। दोस्तों, अगर हमें जानना है कि इसमें कौन कौन से शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें जानना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज होती हैं। सर्वर यूज होता है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट होता है, कूलिंग सिस्टम होता है, पावर सप्लाई बैकअप होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए तो रियल एस्टेट की कंपनियाँ इन्वॉल्व होंगी। कूलिंग सिस्टम चाहिए, पावर सिस्टम चाहिए, बैकअप चाहिए,
तो जो साइड में कंपनियां होंगी वो सारी इसमें रूप में डाटा सेंटर में यूज होंगी। तो दोस्तों मैं जो कंपनियों को दो भागों में बांटा है, डायरेक्ट प्लेयर और इनडायरेक्ट प्लेयर। डायरेक्ट प्लेयर वो हुए जो डायरेक्टली रूप से डेटा सेंटर ऑपरेट करते हैं, और इनडायरेक्ट प्लेयर वो हुए जो इनडायरेक्ट रूप से डेटा सेंटर को ऑपरेट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो अब आपका मेन पार्ट चालू होने वाला है, प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। डायरेक्ट प्लेयर में सबसे बड़ा प्लेयर हुआ एसटीटी जीडीसी इंडिया, जो जॉइंट वेंचर है टाटा कम्युनिकेशन का और एसटीटी सिंगापुर का, जो लीडर है किसमें? बैंकिंग और आईटी सेक्टर में, उसको साइलेंट लीडर भी बोलते हैं। दूसरा स्टॉक है नेस्ट्रा। हम जानते हैं एयरटेल की सब्सिडी कंपनी है, और एयरटेल क्या है? लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइड कराता है हाइपर स्केल डेटा सेंटर, एज डेटा सेंटर, क्लाउड कनेक्टिविटी और मैनेज द आईटी सर्विस। जो नेस्ट्रा ने अब तक 4500 से लेकर 6000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुकी है, और जिसका टारगेट डबल है 2027 तक। देख रहे, डबल इन्वेस्टमेंट करने वाली है डेटा सेंटर को ग्रोथ करने के लिए, और इसका टारगेट है 2030 तक 50% एनर्जी वो रिन्यूएबल एनर्जी लेगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लेगी तो हमारा वाटर का यूज़ बढ़ जाएगा, कंजप्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का प्रयोग बढ़ जाएगा, जनरेटर का तेल का प्रयोग बढ़ जाएगा, इससे खर्चा और बढ़ेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने टारगेट किया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग बढ़ाएंगे। और तीसरी कंपनी आती है अडानी कोनेक्स, जो जॉइंट वेंचर है 50-50% का अडानी एंटरप्राइजेस का और एज कोनेक्स का। जैसे हम लोग को पता है जो अडानी है इंफ्रास्ट्रक्चर का बादशाह है, और जो उसका जो टारगेट है 1 गीगावाट का हमें डेटा सेंटर बनाना है 2030 तक। इन्होंने कई डेटा सेंटर बनाए हैं, और चेन्नई का जो डेटा सेंटर है 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होता है। इसका मतलब हम क्या समझना, जो डेटा सेंटर के जो मेन खिलाड़ी हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से एनर्जी के स्रोत बढ़ा रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से आते हैं। मतलब कि नेस्ट्रा ने टारगेट बनाया कि हम 50% का रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे। अडानी कोनेक्स ने तो एक प्लांट चालू ही कर दिया डेटा सेंटर का जो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों हम कवर करते हैं इनडायरेक्ट प्लेयर। दोस्तों इनडायरेक्ट प्लेयर वो हुए जो इनडायरेक्ट रूप से हमारे डेटा सेंटर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे HCL, इन्फोसिस, TCL, जो डायरेक्टली सेंटर प्रोड्यूस नहीं करती, पर वो डेटा माइग्रेशन, क्लाउड मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी में काम करती है। फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है अनंतराज का। जो अनंतराज की जो सब्सिडी है अनंतराज क्लाउड, जो स्पेशली रूप से इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है ना। उनके पास 2 ऑपरेशनल डेटा सेंटर हैं, एक हरियाणा में, एक पंचकुला में। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 28 मेगावाट की। दूसरा प्लेयर क्या हुआ? DLF। वो भी अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, IT पार्क डेवलप करके, कॉमर्शियल इस्टेट डेवलप करके लैंड और स्पेस प्रोवाइड करा रहा है डेटा सेंटरों के लिए। अगला शेयर हुआ टाटा कम्युनिकेशन। वो डायरेक्टली डाटा सेंटर ऑपरेटर नहीं करता, मगर इकोसिस्टम में काम करता है। कैसे काम करता है? क्लाउड माइग्रेशन में काम करता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोड्यूस करता है, और प्रोवाइड करता है इंटरकनेक्टिविटी सर्विस, नेटवर्किंग की इंटरकनेक्टिविटी सर्विस को सपोर्ट करता है। अगला इंडायरेक्ट प्लेयर हुआ किर्लोस्कर, क्यूमेन। जैसे हम जानते हैं कि पावर बैकअप चाहिए, जनरेटर चाहिए और डीजी सेट चाहिए, ये कंपनी इसमें प्रोड्यूस करती हैं। अगला स्टॉक में हमारे ABB, सीमेंस, KRN हीट एक्सचेंजर, जो प्रोड्यूस करती हैं UPS, ट्रांसफार्मर, कूलिंग सिस्टम और हीटिंग एक्सचेंज और स्विचर। दोस्तों हम जानते हैं कि डाटा सेंटर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, उसमें हमें हीट एक्सचेंजर चाहिए। ये सारी कंपनियाँ इसमें यूज़ होती हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इनका ऑर्डर बुक जानना पड़ेगा कि कितना ऑर्डर उनको डेटा सेंटर से आ रहा है, और आगे इनका फुटप्रिंट क्या है, कि आगे वो किस किस स्टेप से अपना रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। दोस्तों मेरा बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे सरल लैंग्वेज में, इससे सरल भाषा में आपको डेटा सेंटर के बारे में कोई नहीं बता सकता।
दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे भारत।